अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल जाने जागीर की एपिसोड 12 आपकी खिदमत में हाजिर है, जैसे लिखा है एंजल अरूज ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 12 की तरफ चलते हैं। सुबह 6 बजे के करीब जसलान की आंख खुली तो उसके बराबर वाली जगह खाली थी। उसने गर्दन मोड़ के वॉशरूम की तरफ देखा, मगर वॉशरूम की लाइट बाहर से बंद थी, मतलब वो वॉशरूम में नहीं थी। तो फिर कहाँ गई थी वो? माथे पे बल लिए उठते, सोफे पे रखी टी शर्ट पहनते कमरे से बाहर निकला और हवेली के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गया। क्या कोई यहाँ से बाहर गया है? दाखिली दरवाजे पर खड़े गार्ड से सख्त लहजे में पूछा। नहीं सर, कोई नहीं गया, गार्ड ने मुअद्दब अंदाज में कहा। तो वो वापस अंदर बढ़ गया। हवेली के चारों तरफ गार्ड्स खड़े होते थे। उनकी मौजूदगी में एमल हवेली से तो बाहर नहीं जा सकती थी और हवेली के अंदर के रास्ते उसे पता नहीं थे। तो यकीनन वो किसी और कमरे में होगी, मगर किसके? वो बगैर सोचे समझे तुराब खान के कमरे की जानिब बढ़ गया और बगैर वक्त की परवाह किए बगैर ये सोचे कि वो लोग सो रहे होंगे, बस दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उसने जोर जोर से दरवाजा बजाया तो अंदर से नूर बेगम निकल के आई। क्या हुआ जजलान, सब खैरियत? इस वक्त तुम यहाँ? दरवाजा खोलते सामने जजलान को खड़े देख वो फिक्रमंद हुई। एमल कहाँ है? उनके सवाल को नजरअंदाज किए छूटते ही इस्तफसार किया। तुम्हारे कमरे में ही होगी, उन्होंने नासमझी से जवाब दिया। क्या हुआ जजलान, इतनी सुबह यहाँ क्यों आए हो? जजलान की आवाज सुनकर तुराब खान भी दरवाजे पर आ गए। एमल कमरे में नहीं है और ना ही वो हवेली से बाहर गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर वो बाहर नहीं गई तो फिर गई कहाँ है? जजलान काफी झुंझलाया हुआ लग रहा था। नूर, तुम अंदर जाओ। नूर बेगम को अंदर जाने का कहा तो वो एक नजर दोनों बाप बेटे को देखते अंदर चली गई। जजलान, ये तो तय है कि वो हवेली से बाहर नहीं जा सकती। वो हवेली में ही है तो तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुराब खान ने उसे नरमी से समझाया। मैं परेशान नहीं हो रहा बाबा, मुझे तो बस वो लड़की हर वक्त अपनी आंखों के सामने चाहिए, ताकि मुझे अपने शौहर के रूप में देख के उसके चेहरे पे जो बेबसी के मारे गुस्सा और तकलीफ आती है वो मैं देख के सुकून ले सकूं। मुझे मजा देती है उसके चेहरे पर फैली अफसरदगी। मैं उसे हर पल अपने सामने रख के ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो अब से मेरी मलकियत है, मेरी कैद में है, मेरे बगैर वो अब कुछ नहीं है। जिस तरह उसने मुझे पूरी दुनिया के सामने बदनाम करना चाहा था ना, मैं उसका बदला उससे सूद समेत लेना चाहता हूँ। वो जबड़े भींचे जुनूनी अंदाज में बोला तो तुराब खान नफी में सर हिला गए। जजलान, आज उसके बाप का जनाजा है, आज कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे वो लड़की आने वाले मेहमानों के सामने कोई तमाशा लगा दे। जो भी करना है बाद में करना, अभी वो जहाँ है उसे वहीं रहने दो। कुछ दिन गुजर जाएं तो फिर लेते रहना अपने सारे बदले। तुराब खान ने उसे ठंडा करते नरमी से कहा तो वो उनकी बात समझता सर हिला गया। चलो अब जाओ अपने कमरे में आराम करो, फिर वैसे भी कुछ देर बाद तक मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे। तुराब खान उसे कहते वापस अपने कमरे में चले गए तो वो भी सर झटकता वापस अपने कमरे में घुस गया। रायद और आयला हवेली में दाखिल हुए तो हर तरफ शोक का समा था। लॉन में सारे आदमी मौजूद थे। रायद आयला को लिए अंदर बढ़ा तो हॉल में खवातीन बैठी सपारे पड़ रही थी। हॉल के सोफे के वहां दरियां बिछाई गई थी, जिससे बैठने के लिए जगह काफी ज्यादा हो गई थी। रायद तुराब खान वहीं एक कोने में खड़े ना जाने किससे बातें कर रहे थे जब रायद को अंदर आते देख उसकी जानिब बढ़े। रायद, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया मगर तुमने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। जानते हो यहाँ क्या हुआ है? हाँ जानता हूँ, चाचू का इंतकाल हो गया है। उनकी बात काटते रायद सर्द लहजे में बोला, जबकि उसके साथ खड़ी आयला नूर बेगम की जानिब बढ़ गई जो वहीं हॉल में बैठी सपारा पढ़ रही थी। तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने अबरूज का सवाल किया। ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, बस मुझे ये बताएं एमल कहाँ है? वो स्पाट लहजे में बोला तो वो उसे अफसोस से देख के रह गए।
एमल इनको खामोश देखते राइड ने बुलंद आवाज में एमल को पुकारा तो पारा पड़ती खवातीन उसकी जाने मुतवज्जो हुई, जबकि एक कोने में गठरी बनी बैठी एमल ने अपने नाम की पुकार पे सर उठाया। ये आवाज तो बिल्कुल उसके बाबा जैसी थी। तो क्या उसके बाबा वापस आ गए थे? उसके दिमाग ने कहा। एमल दोबारा अपने नाम की पुकार पर जल्दी से उठती, इस सिमत बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी। बाबा! वो अपने बाबा को पुकारती वहां आई, मगर वहां तो उसके बाबा थे ही नहीं, बल्कि कोई अनजान शक्ल थी। मैं हूं एमल, राइड, तुम्हारा कजन, तुम्हारा भाई। चाचू ने तुम्हें मेरे बारे में बताया तो होगा। उस लड़की को बिखरी हालत में अपने सामने खड़े देख राइड ने प्यार से पूछा। राइड? एमल ने जेरे लब नाम दोहराया और फिर जैसे उसे याद आ गया कि राइद कौन है। हाँ, उसके बाबा राइद का अक्सर अच्छे लफ्जों में जिक्र किया करते थे। राइद का जिक्र करते हुए उनके लहजे में मोहब्बत होती थी, मगर उन्होंने कभी ये नहीं बताया था कि वो उनका भतीजा है। मगर उसका दिमाग इस वक्त ज्यादा कुछ सोचने के काबिल नहीं था। बाबा चले गए मुझे छोड़ के, वो खोए खोए अंदाज में उसे देखकर कहती जमीन पे बैठती चली गई। रात भी ना जाने वो कब रोते रोते सो गई थी और अब जब से उठी थी एक ही बात कहते जा रही थी कि बाबा चले गए हैं। राइद को बहुत दुख हुआ उसे देख के। उसकी आंखें सूजी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और ऐसा लगता था जैसे वो बहुत बीमार हो। एमल जमीन को घुरे जा रही थी। सब आयला उठकर उसके पास आती, उसे कंधों से थाम कर खड़ा करने लगी। एमल ने खाली नजरों से इस नकाब में लिपटे चेहरे को देखा और उसके साथ खड़ी हुई। इतने में बाहर से एम्बुलेंस की आवाज आई तो तुराब खान और राइड दोनों फौरन बाहर की जाने बढ़ गए। आयला और नवाल एमल को एक तरफ लिए खड़ी थी। जब जनाजे को हॉल में लाया गया, जैसे ही एमल की नजर अपने बाबा पे पड़ी, वो तेजी से उनकी जानिब लपकी, मगर उनके पास पहुंचने तक उसके कदम सुस्त पड़ गए थे। बाबा! उसने बहुत ही मोहब्बत से पुकारा, जैसे वो उसकी पुकार सुन के अभी उठ जाएंगे। उसकी हालत देखते वहां हर आंख अश्कबार थी। राइद जनाजे के साथ ही खड़ा था और उसके साथ ही जजलान और तुराब खान खड़े थे। राइद की सुर्ख होती नम आंखें इस बात की गवाह थी कि वो खुद पे बहुत मुश्किल से जब्त किए खड़ा है। अगर उसने अपनी मां के बाद किसी को अपना माना था तो वो उसके चाचू ही थे, जो उससे बहुत प्यार करते थे। जबकि तुराब खान के चेहरे पे भी दुख साफ वाजे था, मगर जजलान जैसा पत्थर दिल इंसान बस हाथ बांधे खड़ा सब देख रहा था। उसका चेहरा बेतासुर था। ढूंढने से भी उसके चेहरे पर ना ही कोई दुख दिखाई देता था और ना ही अफसोस। जब मैंने होश संभाला और मामा का पूछा तो आपने कहा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस खुश रहो, मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ रहूंगा। मगर आज आप मुझे तन्हा छोड़ गए। भीगी भारी होती आवाज के साथ चेहरा भी आंसुओं से तर हो चला था। मेरा यहाँ अब बचा ही कौन है बाबा, आप मुझे अपने साथ ले जाते। वो जनाजे के साथ बैठी चारों की तार रो रही थी। उसे देख के सबको ही बहुत अफसोस हुआ। बहुत वक्त वो वैसे ही बैठी रोती रही। किसी ने भी उसे रोने से नहीं रोका, ना ही उसे वहां से उठाया। मगर अब जनाजे को ले जाने का वक्त हो रहा था। राइद ने आयला को इशारा करते एमल को उठाने का कहा तो आयला फौरन आगे बढ़ती हुई एमल को अपने साथ लगा गई। मेरे बाबा, एमल रोते हुए आयला से बोली तो आंखों में आंसू लिए आयला गर्दन हिलाती आहिस्ता से उसे जनाजे से दूर करने लगी। और फिर जैसे ही जनाजा उठाया गया, पूरी हवेली में एमल की चीखों पुकार गूंज गई। नहीं, प्लीज नहीं लेकर जाओ मेरे बाबा को। रोते हुए उनके पीछे भागने की कोशिश करती एमल को नवाल और आयला ने मिलकर काबू किया। बाबा प्लीज मत जाए, मुझे भी अपने साथ ले जाएं। बाबा, वो रोती चीखती बेकाबू हो रही थी। आयला और नवाल ने बहुत मुश्किल से उसे पकड़ के बिठाया। नूर बेगम, नवाल, आयला सब लोग ही उसकी हालत पर अफसुर्दा थे। वो बच्ची जिसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया और जब से होश संभाला था अपने बाप को देखा था, जिसने
उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला था, जिसने उसे हर धूप में साया दिया था, आज वो साया भी उसके सर से उठ चुका था। साया देने वाला खुद ज़ेरे ज़मीन जा सोया था। एमल उसका जिस्म ढीले पड़ते देख आयला ने उसका गाल थपथपाया, मगर वो होशो हवास खो चुकी थी। इसे कमरे में ले जाओ, इसे बेहोश देख नूर बेगम आंखें साफ करते बोली, तो मुश्किल से नवाल और आयमा उसे संभालती रूम में ले गई। नवाल नूर बेगम को बता चुकी थी कि एमल रात ही उसके पास आ गई थी। वो जजलान के साथ नहीं रहना चाहती थी, मगर इस वक्त हवेली मेहमानों से भरी हुई थी और अब तक तो गांव के हर घर में ये खबर पहुंच गई थी कि जजलान का निकाह उसके चाचू की बेटी से हो चुका है। इसलिए वो लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसे जजलान के कमरे में ही भेज दिया था। नवाल और आयला ने उसे बेड पर ठीक से लेटाते चादर ओढ़ाई, मगर जैसे ही निकाब हटाते आयला की नज़र बेड के सामने दीवार पर लगी बड़ी सी जजलान की तस्वीर पे गई। वो ठटक के रुकी। नवाल, ये तो जजलान भाई का कमरा है, तुम कोई दूसरा रूम सेट करवा दो, हम एमल को वहां ले जाते हैं। ऐसे जजलान भाई के कमरे में एमल का रहना ठीक नहीं है, आयला ने परेशानी से कहा। तो नवाल ने गहरी सांस भरते उसके चेहरे के उलझे उलझे तासरात को देखा। भाभी, जजलान भाई का कल ही चाचू की आखिरी ख्वाहिश पर एमल भाभी से निकाह हुआ है। नवाल के बताने पे पहले तो आयला हैरान हुई, मगर फिर समझते हुए सर हिला गई। अच्छा, तुम यहीं इसके पास बैठो, मैं बाहर मेहमानों को देख लूं। मामा अकेली हैं वहां, और ये बुर्का भी जरा उतरवा दो, कब से पहना हुआ है। आयमा कहती बाहर निकल गई तो नवाल वहीं बेड की दूसरी जानिब एमल के साथ बैकग्राउंड से टेक लगाए नींद दराज हो गई। तदफीन के बाद सब वापस आ गए थे सवाई जजलान के। वो अपने किसी सियासी काम से शहर चला गया था और अब जब रात के 11 बज रहे थे तब हवेली में तशरीफ लाया था। आज वो बहुत थक गया था, कितनी मीटिंग्स की थी, कितने लोगों से मिला था, और फिर उसके निकाह की खबरें जैसे फैली थी उस पे मीडिया वालों के सवालों के जवाब देता भी किसी अजाब से कम ना था। मीडिया वाले तो हर बात की खाल तक उतारते थे, जो जजलान काफी अच्छे से संभाल लेता था। वो अपने बिखरे बालों में हाथ फेरता कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा एकदम खाली था। उसके माथे पे फौरन बल पड़े और वो एक बार फिर से तराब खान के दरवाजे पे जा पहुंचा। क्या हुआ? उसने दरवाजा बजाया तो तराब खान बाहर आए। एमल कहाँ है? उसने कल वाला सवाल दोहराया, जैसे एमल को उन्होंने ही छुपाया हुआ हो। तराब खान ने उसके चेहरे के संजीदा तासरात को देखा। उसके चेहरे से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि अब वो उनकी कोई बात सुनेगा। वो जानते थे खाली कमरा देखते वो एक बार फिर जरूर आएगा। नवाल के कमरे में नूर बेगम इन्हें बता चुकी थी कि होश में आने के बाद एमल जजलान के कमरे में नहीं रुकना चाहती थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसे तेज बुखार था। इस वजह से उन्होंने उसे नवाल के कमरे में भेज दिया था। इसलिए तुराब खान ने भी उसे सच ही बताया था, क्योंकि जजलान अब किसी की सुनने वाला नहीं था। तुराब खान के बताने पर वो लंबे लंबे डग भरता 2-2 सीढ़ियां फांक के ऊपर पहुंचा और जोर से नवाल के कमरे का दरवाजा बजाया। उसके दरवाजा बजाने की आवाज इतनी तेज थी कि 2 कमरे छोड़ के राइड के कमरे में आराम से आवाज गई थी। राइड आयला को सीने से लगाए सुकून से आंखें मूंदे लेटा हुआ था। जब इतनी जोर जोर से दरवाजा बजने की आवाज पे वो दोनों ही चौंकते जल्दी से कमरे से बाहर निकले। भाई आप? नवाल ने दरवाजा खोला तो जजलान बगैर कुछ कहते बेड की जानिब बढ़ गया जहां एमल सो रही थी। आयला जल्दी से नकाब करती दरवाजे पे खड़ी ही इन्हें देखती रही, जबकि राइड 2 कदम आगे बढ़ गया था। भाई, भाभी को अभी दवाई दी कर सुलाया है, वो बहुत पक्की नींद में है, उसे एमल की जानिब बढ़ते देख नवाल ने उसे रोकना चाहा, मगर जजलान बगैर कुछ सुने एमल का बाजू थामते उसे अपने सामने खड़ा कर चुका था। एमल जो गहरी नींद में थी इस अचानक हमले पर गड़बड़ा गई। दिल एकदम जोर से धड़का, हाथ पांव जैसे सुन होने लगे थे। जजलान ने ना आओ देखा ना ताओ, बस उसे बाजू से पकड़े घसीटते हुए कमरे से निकला, जबकि बुखार में तपती एमल उसके साथ घसीटती चली गई।
बुखार इतना शदीद था कि उसमें खुद को छुड़वाने की भी हिम्मत नहीं थी। ना जाने कैसे वो बहुत ही मुश्किल से दर्द भरे कदम उठा रही थी। उसका जिस्म बुखार की वजह से टूट रहा था, मगर जजलान को उस पर रहम ना आया। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसका हाथ। एमुल को जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए ले जाते देख राइद गुस्से से फौरन उसके पास आते धाड़ा। जागीरदार राइद खान, खबरदार जो तुम हम मियाँ बीवी के बीच में आए, मैं अपने और एमल के बीच में बोलने का हक किसी को नहीं दूंगा। जजलान उसे उंगली दिखाते तेज लहजे में बोला तो राइद ने मुठ्ठियां भींची। मैं तुम्हें इससे जबरदस्ती नहीं ले जाने दूंगा। राइद एमल की निढाल होती हालत देखते सख्ती से बोला, ये मेरी बीवी है और दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी बीवी को अपने कमरे में ले जाने से नहीं रोक सकती। जजलान उसे बावर करवाता एक झटके से एमल को अपने करीब करते उसके बाजू पर ग्रिप और मजबूत करते नीचे उतर गया, जबकि राइड ऊपर गुस्सा जब्त करते रह गया। इन दोनों का चाचू की आखिरी ख्वाहिश पे निकाह हो गया था, जिसका इसे शाम को ही पता चला था, और अब जबकि वो जजलान के निकाह में थी, राइड अब कुछ नहीं कर सकता था। जजलान उसे कमरे में ले जाते ठाकी आवाज के साथ दरवाजा बंद कर गया तो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े तुराब खान सुकून से अंदर बढ़ गए, जबकि उनके पीछे खड़ी नूर बेगम ने तासुब से सर हिलाया। जजलान ने उसे एक झटके से बेड पर पटका तो दर्द के मारे वो कराह उठी। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो बीवी, वो तुम मेरे निकाह हो चुका है हमारा, और एक बीवी अपने शौहर के कमरे में रहती है। इसलिए अगर आज के बाद मैंने तुम्हें किसी और के कमरे में देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, समझी। जजलान गुस्से से हो रहा, जबकि एमल हिम्मत करते खड़े होते उसके सामने आई। तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारे साथ एक पल इस कमरे में नहीं रहूंगी। एमल भारी होते सर से नकाहत भरे लहजे में बंद होती आंखों के दरमियान कहती जजलान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। एमल जजलान खान, अब आपको एक पल क्या बल्कि अपनी जिंदगी के हर पल यहीं इसी कमरे में गुजारने हैं। और हाँ, अभी तुम दुखी हो और बीमार भी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मगर एक हफ्ता है तुम्हारे पास, खुद को अच्छे से समझा लो। ठीक एक हफ्ते बाद मैं तुमसे अपने सारे हक वसूल करने वाला हूँ, समझी। जजलान इस सहजाया मुस्कुराहट के साथ कहता अपनी कमीज उतार के बेड पर फेंकता वॉशरूम की जाने बढ़ने लगा, मगर फिर पीछे मुड़ के देखा तो एमल फिर से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना ऐसा ना हो कि जिसके कमरे में तुम थी तुम्हारा गुस्सा मैं उस पे उतार दूं और तुम्हारे दुख और बीमारी की परवाह किए बगैर अपने हक वसूल कर लूं। वो वार्न करते लहजे में कहता वॉशरूम में घुस गया। पीछे एमल अपनी बेबसी पे आंसू बहाती सोफे के साथ टेक गए जमीन पे बैठ गई। जो वो कह गया था कोई भरोसा नहीं था कि वो कर गुजरता, और अब तो उसके पास कोई और ठिकाना भी नहीं था। वो जाती तो कहाँ जाती। अपनी किस्मत पर रोती वो मजबूत लड़की आज खुद को बहुत बेबस और कमजोर महसूस कर रही थी। उसके बाबा को गए आज 3 दिन हो गए थे, और अब एमल की तबीयत काफी ठीक थी, वरना कुछ दिनों से अपने होश ही नहीं था उसे। राइट ने डॉक्टर को हवेली में ही बुलवा के उसका चेकअप करवा दिया था, जिसके नतीजे में वो अब ठीक थी और आज अपने घर यानी शहर जाने वाली थी। सुबह के 12 बज रहे थे। वो एक सादा से क्रीमी रंग की शलवार कमीज पहने शीशे के सामने खड़ी बालों की चोटी बना रही थी। एमल राइट के चचा की बेटी थी। उसके चाचू इससे बहुत प्यार करते थे, और अब उनके जाने के बाद उसका फर्ज बनता था कि वो उनकी बेटी का ख्याल रखे, जिस वजह से राइट और आयला जाके एमल के लिए कुछ शॉपिंग कर आए थे। रात से जजलान हवेली नहीं आया था। वो कहाँ होगा ये एमल अच्छे से जानती थी, मगर उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। जब वो उसे अपना कुछ मानती ही नहीं थी तो वो क्यों उसकी हरकतों पे अपना खून जलाती। जल्दी जल्दी बालों को चोटी में गूंथते, दुपट्टा कंधों पे डालती, अपना कुछ जरूरी सामान उठाए बाहर निकली।
एमल, कहाँ जा रही हो? आयला, जो हॉल में बैठी अभी फोन पे अपनी मामा से बात करके फारिग हुई थी, एमल को बाहर निकलते देख पूछने लगी। अपने घर जा रही हूँ। वो रुक के एक नजर उसे देखती, नरमी से जवाब देती, वापस कदम आगे बढ़ा गई थी। मगर अब ये तुम्हारा घर है, आयला ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। तो एमल कदम रोकती उसकी जानिब पलटी। नहीं भाभी, ये घर मेरा नहीं है, ना ही मुझे इस घर में रहना है। आप सब बहुत अच्छे हैं, मगर वो जिससे मेरी शादी हुई है, मैं उससे नफरत करती हूँ, और मैं किसी ऐसे शख्स के साथ हरगिज अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती जिससे मुझे शदीद नफरत हो, जो मेरे काबिल ही ना हो, जो लोगों को भेड़ बकरी से ज्यादा अहमियत ही ना देता हो, जो लड़कियों के साथ खेल के इन्हें किसी बेजान खिलौने की तरह फेंक देता हो, जिसके नजदीक औरत जात कोई माने ही नहीं रखती। मैं एक ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। हाँ, ये निकाह मेरे बाबा की ख्वाहिश पे हुआ था, मगर अब बाबा भी जा चुके हैं, और मुझे यकीन है अपनी बेटी को नाखुश देख के वो भी खुश नहीं होंगे। इसलिए मैं जल्द ही ये रिश्ता भी खत्म कर दूंगी। वो अटल मजबूत लहजे में बोली तो आगे से आयला कुछ कह ही ना सकी। राइद उससे मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत की खातिर उसने शराब छोड़ दी थी, मगर जजलान और एमल के बीच में मोहब्बत तो दूर, दोनों के दिल में जरा बराबर भी एक दूसरे की इज्जत नहीं थी। और फिर जब से वो यहाँ आई थी, उसे जजलान के बारे में भी सब पता चल गया था। जजलान की सारी सरगर्मियां राइद उसे बता चुका था, जिस पे उसे बहुत अफसोस हुआ था। और अब एमल जो करने का कह रही थी वो कहीं ना कहीं सही ही था। पहले मैं बीमार थी भाभी, तो कमजोर पड़ गई थी, ऊपर से बाबा के जाने का दुख अलग था, मगर अब मैं खुद को संभाल चुकी हूँ। मैं कमजोर हरगिज नहीं हूँ भाभी, मैं जसलान खान जैसे बंदे से लड़ सकती हूँ। पहले बाबा थे, जिस वजह से मेरे अंदर एक डर था कि वो मेरे बाबा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मगर अब तो वो भी नहीं रहे। मुझे अब कोई डर नहीं है। एमल फीकी सी मुस्कान के साथ कहती आयला के सामने आई। आप नवाल, नूर आंटी और राइद भाई, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी मुश्किल वक्त में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगी, आप लोगों से मिलती रहूंगी, मगर मैं इस अनचाहे रिश्ते को कभी नहीं निभाऊंगी। एमल धीरे से कहती आयला के गले लगी। आयला ने भी इस बहादुर लड़की को खुशदिली से गले लगाया। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, इससे दूर होते आयला बोली। मैं अकेली जा सकती हूँ भाभी, आप फिक्र नहीं करें, एमल प्यार से कहती दुपट्टा ठीक करते बाहर निकल गई। पीछे आयला उसे देख के रह गई। इतनी बाहिम्मत लड़की थी जो तन्हा दुनिया से लड़ना जानती थी। काश वो भी उसकी तरह इतनी बहादुर होती। वो बहादुर तो थी, मगर इतनी नहीं कि ऐसे किसी के सामने डट कर खड़ी हो सकती। मगर एमल में हिम्मत है और अल्लाह उसे ऐसे ही बाहिम्मत रखे, वो उसके लिए दुआगो थी। जजलान दोपहर को हवेली आया और सीधा अपने कमरे में चला गया, मगर एक बार फिर खाली कमरा मुंह चिढ़ा रहा था। वो जिस तरह कमरे में आया था वैसे ही वापस बाहर निकल गया। शाहिदा कमरे से बाहर निकलते जजलान ने बुलंद आवाज में मुलाजमा को पुकारा, तो शाहिदा फौरन से बोतल के जिन की तरह उसके सामने हाजिर हुई। जी छोटे खान। वो अदब से उसके सामने सर झुकाए खड़ी हुई। एमल कहाँ है? उसने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। पता नहीं, मैंने तो इन्हें सुबह नाश्ते के बाद से हवेली में देखा ही नहीं है, वो मुअद्दब अंदाज में बोली। तो जसलान ने उसे जाने का कह दिया। अगर वो हवेली में नहीं थी तो फिर वो कहाँ जा सकती थी? क्या वो शहर चली गई थी? नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो उसे ऐसे यहाँ से कभी नहीं जाने दे सकता था। अभी तो उसका बदला शुरू हुआ था, वो कैसे उसे जाने दे सकता था? वो फौरन ही कमीज की जेब से फोन निकालता बाहर की जाने बढ़ गया। रश ड्राइव करते वो दयार साहब के घर पहुंचा था। एमल का और कोई ठिकाना तो था नहीं। उसे पूरा यकीन था कि वो यहीं आई होगी, और हुआ भी ऐसा ही था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा तो कुछ ही मिनट में एमल ने दरवाजा खोल दिया, मगर उसके चेहरे पर जसलान को यहाँ देख के कोई भी तासुर नहीं आया। उसे पता था वो उसके पीछे जरूर आएगा, और वो आया भी था। वो बहुत गुस्से में, उसकी लाल सुर्ख होती आंखें और माथे की तनी रगें इस बात की गवाह थी कि वो कितने गुस्से में है। मगर एमल को एक पल के लिए भी उससे डर नहीं लगा था। आखिर अब डर लगता भी क्यों? उसके पास अब डरने के लिए कोई वजह नहीं थी।
نہ ہی اب اس کی کوئی کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ ڈرتی۔ کس کی اجازت سے تم یہاں آئی ہو؟ وہ پورا دروازہ ایک ہاتھ سے پکڑے دھکیلتا اندر داخل ہوتے سخت لہجے میں غرایا۔ مجھے میرے ہی گھر آنے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سکون سے ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی۔ شادی ہو چکی ہے اب تمہاری، اور اب سے تمہاری اصل جگہ تمہارے شوہر کا گھر ہے، سمجھی؟ اب چلو میرے ساتھ۔ جزلان جبڑے بھیجے اس کی کلائی تھامے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، اور نہ ہی میرا تم سے کوئی رشتہ ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑواتی 2 قدم پیچھے ہٹتے چیخی۔ جزلان نے ایک نظر دروازے سے باہر دیکھا تو بہت سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ پایا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی، چونکہ وہ دونوں دروازے پہ ہی کھڑے زور زور سے لڑ رہے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ پورا محلہ ہی باہر آ گیا تھا۔ تم چاہتی ہو میں تمہیں عمل کر کے بتاؤں کہ ہم دونوں کے بیچ کیا رشتہ ہے؟ وہ بے باک مسکراہٹ سجائے کہتا آئلہ کو آگ لگا گیا۔ یہ جو ہمارے بیچ ایک انچاہا کاغذی رشتہ ہے نا، بہت جلد میں اسے ختم کر دوں گی۔ تم جیسے گھٹیا، دھوکہ باز، خودغرض اور وحشی شخص کے ساتھ میں کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ بہت جلد تمہیں خلا کا نوٹس مل جائے گا۔ اب تم آرام سے جا سکتے ہو یہاں سے، ورنہ دوسری صورت میں مجھے میڈیا کو یہاں بلانا پڑے گا۔ ایمل نے تیکھے لہجے میں دھمکی دی تو جزلان کے لبوں کو مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ایمل کو پتا تھا میڈیا جزلان کا کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں ہے، مگر ایک نیوز اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ اس نے جو لوگوں کے بیچ اپنا ایک اچھا امیج بنایا ہوا ہے، ایک نیوز اس امیج کو خراب کر سکتی ہے، اور جزلان ایسا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا امیج خراب ہو۔ شاید تم پچھلی بار کی بات بھول چکی ہو۔ خیر، تمہیں جسے بلانا ہے بلا لو، میں یہاں کھڑا ہوں۔ جزلان سینے پر ہاتھ باندھے تو مسکرانا انداز میں بولا۔ وہ بالکل کھلے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بالکل ہلکے پھلکے انداز میں ایک دم ریلیکس ہو کے کھڑا تھا جب ایمل نے زور سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ اس حملے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہ تھا، جس وجہ سے سیدھے دروازے سے باہر جا گرا۔ اس کے گرتے ہی ایمل تیزی سے دروازہ بند کرتے اچھے سے کنڈی لگا گئی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ جزلان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اسے گرتے دیکھ اس کے گارڈ نے فوراً آگے بڑھتے اسے اٹھایا۔ جزلان نے نظر ارد گرد دوڑائی تو لوگوں کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ، حیرت، تمسخر اڑاتی نظریں خود پر دیکھتے جزلان کا پارا ہائی ہوا۔ اسے پتا تھا ایمل بہت ہمت والی ہے، مگر اتنی ہمت والی ہوگی کہ جزلان خان کو ہی دھکا دے دے گی، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اپنی بے عزتی پہ جزلان کی آنکھوں میں خون اترا۔ اس کا پارا اہانت اور بے عزتی کے مارے ہائی ہوا۔ تو توڑ دو دروازہ، وہ غصے سے اپنے گارڈ کو دیکھ کر دھاڑا تو محلے والے اس کی دھاڑ سنتے ڈر کر جلدی سے اپنے اپنے دروازوں کے پیچھے چھپ گئے۔ گارڈز فوراً اس کے حکم کی پیروی کرتے اس لوہے کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایمل جو سکون سے دروازہ بند کر کے ابھی لاؤنج میں پہنچی ہی تھی کہ ٹھا ٹھا کی تیز آواز پر ایک دم دل تھام گئی۔ اس نے فوراً الٹے قدموں باہر کی جانب دوڑ لگائی، مگر باہر سے کسی کو دروازہ توڑتے دیکھ ڈر کے مارے اس کے قدم سخت ہو گئے۔ مگر وہ جانتی تھی اسے ڈرنا نہیں ہے، اس لیے بہت ہی ہمت اور عقل سے کام لیتی جلدی سے اندر کی جانب بھاگی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے جلدی سے اپنا پرانا فون تلاش کیا جو اس کے اسٹڈی ٹیبل کی دراز میں رکھا ہوا تھا۔ جو فون وہ استعمال کرتی تھی وہ تو عمر کی گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ اب اس کا وہ فون کہاں ہوگا نہ وہ جانتی تھی اور نہ ہی جاننا چاہتی تھی۔ جلدی سے فون اٹھا کے اس نے میڈیا اور پولیس کو فون ملانا چاہا، مگر فون تو بند پڑا ہوا تھا۔ اس نے بار بار فون کھولنے کی کوشش کی، مگر شاید اس کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ باہر سے ابھی بھی ٹھا ٹھا کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے چارجر سوئچ میں لگاتی فون چارج کرنے لگی، مگر اتنی ہی دیر میں ایک زوردار آواز آئی اور پھر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دروازہ ٹوٹ چکا ہے، مگر اتنی جلدی کیسے؟ ہاں، اسے یاد آیا دروازہ تو پہلے سے ہی خراب تھا، اس نے خود ہی بہت مشکل سے اسے کیسے نہ کیسے کر کے ٹھیک کیا تھا، اس لیے وہ جلدی اور آسانی سے ٹوٹ گیا تھا۔ چارجنگ پہ لگے ہی اس نے فون دوبارہ آن کیا اور اس بار اس کا فون آن ہوا ہی تھا کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے فون کو زور سے دیوار میں دے مارا۔
गुस्से से सुर्ख आंखें लिए अपने पीछे खड़े जजलान को गर्दन मोड़कर देखते एक पल के लिए एमल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई, मगर यह तो तय था कि वो उससे डरने वाली नहीं थी। उसके बाजू थामे जजलान ने उसका रुख अपनी जानिब किया और इससे पहले वो एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे मारता, एमल ने बहुत ही मजबूती से बीच में ही उसका हाथ रोक लिया। खबरदार, जो मुझ पे हाथ उठाने की गलती भी की तो मैं डरपोक या कमजोर लड़की हरगिज नहीं हूं जो तुम जैसे मर्दों की मारपीट बर्दाश्त कर लूंगी। वह नफरत से फुंकारती जजलान का हाथ झटक गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, चलो तुम्हें मैं आज बताता हूं कि मैं कैसा मर्द हूं। शदीद गुस्से से उसका बाजू सख्ती से दबोचते उसे लिए बाहर निकलने लगा। छोड़ो मुझे, कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ो। एमल अपनी पूरी जान लगा के अपना बाजू उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर जजलान तो जख्मी शेर बना अपने पंजे में उसे दबोचे जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले जा रहा था। वो जितनी उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी उतनी ही वो अपनी गिरफ्त सख्त कर रहा था। एमल को लग रहा था अगर अब उसने उसका बाजू ना छोड़ा तो उसकी हड्डी टूट जाएगी, मगर जजलान बगैर किसी चीज की परवाह किए बाहर लाते, उसे गाड़ी में बिठाते, खुद भी उसके साथ ही बैठा। पूरा मोहल्ला हैरत से मुंह पर हाथ रखे तमाशा देख रहा था, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़ के उसे छुड़वा सकते। जजलान लाया तो गाड़ी खुद ही चला के था, मगर अब उसके पीछे बैठने पे एक गार्ड जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल गया। हवेली चलो, जजलान उसे हुक्म देता। सीट की पुश्त से टेक लगाए अपनी सुर्ख आंखें एमल पे गाड़ गया। रास्ते में बगैर कुछ बोले बस एमल बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करती आई थी, मगर गाड़ी लॉक थी, इसलिए उसकी सारी कोशिश बेकार थी। पोर्च में गाड़ी रुकते ही जजलान एक झटके से दरवाजा खोलता, वापस एमल का बाजू पकड़े फिर से अपने साथ घसीटने लगा। जगली इंसान, छोड़ो मुझे। उसके हाथ पर अपने नाखून गाड़े, मगर जजलान पे कोई असर ना हुआ। बहुत दे दी तुम्हें छूट, 1 हफ्ते का वक्त दिया था जो आज ही खत्म हुआ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल वहशत होती क्या है। वो एकदम कदम रुकते उसको अपनी जानिब खींचता, उसके मुंह पे गुर्राता, फिर से अंदर की जानिब लिए बढ़ गया। एमल मुसलसल खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी और इसी शोर शराबे को सुन के आयला जो नीचे आ रही थी जजलान को जारहाना अंदाज में एमल का बाजू पकड़े उसे अंदर लाते देख आयला फौरन दुपट्टे से चेहरा ढांपती वहीं सीढ़ियों पे ही रुक गई। चीहो पुकार सुनकर नवाल भी ऊपर ग्रिल पर आती नीचे झांककर अफसोस से देख रही थी। नूर बेगम भी फौरन अपने कमरे से निकली। जजलान, ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ो उसका हाथ। नूर बेगम ने आगे बढ़कर सख्ती से कहा, मगर जजलान के बिगड़े तेवर देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उनकी बात मानने वाला है, और वैसे भी कौन सा वो उनकी बातें सुनता था जो अब सुनता। कोई बीच में नहीं आएगा हमारे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जजलान उंगली दिखा के कहता, सीधे चलता अपने कमरे में घुस गया। उसके ठा करके दरवाजा बंद करने पर वो तीनों अपना दिल थाम गई। आयला ने नूर बेगम की तरफ देखा जो परेशानी और बेबसी से वापस अपने कमरे में जा रही थी। आयला एमल के लिए कुछ करना चाहती थी, जजलान को रुकना चाहती थी, मगर जब उसने अपनी माँ की नहीं सुनी तो वो उसकी क्या सुनता। तुराब खान हवेली में थे नहीं और राय वो भी लाहौर गया हुआ था, वरना वो उसे बुला लेती। वो भी फिक्र परेशानी से वापस ऊपर की जानिब बढ़ गई। जजलान ने सीधे लाके उसे बेड पे पटका और उसके ऊपर झुकते हुए एक हाथ से उसके कंधे पे डाला दुपट्टा उतारते पीछे उछालता उसकी गर्दन पे झुक गया। वो अपनी पूरी जान लगाती उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका जारहाना लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते उसकी आंखों में आंसू भर गए, मगर वो बोली कुछ नहीं। वो इस शख्स की मिन्नतें हरगिज नहीं करना चाहती थी। उस शख्स के सामने इल्तिजा करके वो और उसकी अना को तस्कीन नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो जानती थी जजलान चाहता ही यही है कि वो उसके सामने झुक जाए, उसकी मिन्नत करे, उसके आगे गिड़गड़ाए, मगर एमल ऐसा कभी नहीं करने वाली थी। इसलिए खामोशी से बगैर कुछ कहे बस मुज़ाहमत करती उसको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी।
जजलान ने एक हाथ से उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लेते इन्हें सर के ऊपर मजबूती से बेड के साथ पिन किया और अपनी तमाम तर वहशतों समेत अपना जलता लम्स जा बजा उसकी गर्दन पर छोड़ने लगा। बेबसी के मारे एमल की आंखों से आंसू बह निकले। वो चाहे कितनी भी मजबूत थी मगर आज यहाँ पहुंच के वो बेबस और कमजोर हो गई थी। वो नाजुक सी पतली सी लड़की इस मजबूत और चौड़ी कदोकामत वाले मर्द से खुद को छुड़वा नहीं सकती थी। जजलान ने उसकी गर्दन से मुंह उठा के उसके चेहरे की जानिब देखा जहां बेबसी साफ नजर आती थी, वाज़ेह थी। उसे तड़पते देख जजलान के अंदर एक सुकून की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों से निकलते आंसू उसके दिल को जैसे ठंडा करते रहे। वो जालिम और बेहिस शख्स उसकी तकलीफ पहुंचाकर सुकून महसूस कर रहा था। उसे तमस्कुर उड़ाती नजरों से खुद की जानिब देखते देख एमल सख्ती से आंखें मीचती चेहरा दाएं जानिब मोड़ गई। उसके चेहरा फेरने पर जजलान ने दूसरे हाथ से सख्ती से उसका जबड़ा पकड़ते उसका मुंह अपनी तरफ किया और अपना चेहरा बिल्कुल उसके कान के करीब ले जाते फुंकारा। अपने दुश्मन को अपनी पनाहों में तड़पते देख जागीरदार जजलान खान इतना अच्छा महसूस कर रहा है कि मैं बता ही नहीं सकता। तुम्हें इस तरह बेबस देखते मेरे दिल को जो राहत मिली है इसके बारे में तो पूछो ही नहीं। उसके इस्तेहज़ा लहजे पे एमल की आंखों से आंसू निकला जो उसकी कनपटी से होते हुए बालों में जज्ब हो गया। तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर ना बना दी तो मेरा नाम जजलान खान नहीं, वो नफरत से मुस्कुराते लहजे में कहता उसके कान की लो वो दांतों में दबा गया तो एमल के मुंह से सिसकी निकली। जजलान मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंसू देखता शिद्दत से उसके होंठों पे झुकता उसकी सांसें खुद में कैद कर गया। एमल अपना मुंह इधर उधर करने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी पकड़ मजबूत थी जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। नफरत और गुस्सा उसके लबों पे उतारते जजलान जैसे भूल गया कि वो भी एक जीती जागती इंसान है जिसे सांस लेने की जरूरत होती है, लेकिन वो तो बस जुनूनी अंदाज में उसकी सांसें खुद में कैद करता जा रहा था। एमल को अब सांस लेने में मसला हो रहा था। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था मगर जजलान था कि वो पीछे ही नहीं हो रहा था और ऊपर से उसके दोनों हाथ भी जजलान के हाथ में कैद थे जिस वजह से वो कोई मज़ाहमत भी नहीं कर पा रही थी। काफी देर बाद अपने गुस्सा उसके लबों पर उतारते उसकी सांसें बिल्कुल ना चलने के बराबर महसूस करते जजलान पीछे हुआ तो एकदम एमल ने गहरा सांस भरा और फिर बार बार गहरी सांस भरती अपनी सांसें हमवार करने लगी। जजलान उसके हाथों को आजाद करता उसके बालों में उलझाने लगा। अपने हाथ आजाद होते देख एमल ने फिर से उसके कंधों पर हाथ रखते उसे पीछे करने की कोशिश की तो जजलान एक झटके से उसे छोड़ते उसके ऊपर से उठ खड़ा हुआ। मेरा असूल है कि मैं कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करता, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मगर मेरी एक बात अच्छे से जहन नशीन कर लो। सिर्फ एक दिन है तुम्हारे पास, खुद को तैयार कर लो वरना ऐसा ना हो मुझे अपने असूल तोड़ने पड़े। एमल को बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए बैठते देख वो संजीदगी से कहता जेब से फोन निकालते अपने खास आदमी को मिलाने लगा। जी सर, एक बेल पे ही फोन उठा लिया गया था। जवाब, मैं फार्म हाउस आ रहा हूँ, शराब और शबाब दोनों का इंतजाम करो। वो जानबूझकर एमल के सामने बोला था मगर एमल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ से उस आदमी ने ओके कहते फोन रख दिया। आज मेरा मूड तुम्हारे साथ रात रंगीन करने का था मगर तुम्हें तो मेरी कोई भी बात समझ ही नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है अभी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, जितना जल्दी हो सके अपने माजी से मेरे पास, अपनी मर्जी से मेरे पास आ जाओ, वरना दूसरा तरीका तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। चेहरा झुकाए खामोश बैठी एमल को देखते मजे से कहता बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। तुम्हें जो करना है कर लो मगर मैं कभी तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगी। वो उसकी जानिब देखती सर्द महरी से बोली तो जजलान के बाहर जाते कदम रुके, लबों पे मुस्कुराहट छा गई। मैंने तुम्हें समझा दिया है और वक्त भी दे दिया है, लेकिन अगर उसके बाद भी तुम ऐसे ही ढीठ बनी रही तो फिर जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। गर्दन मोड़कर उसे देखते सुकून से कंधे उचकाकर कहते बाहर निकल गया। पीछे एमल तेजी से बेड से उठती वॉशरूम में भागी, हाथ मुंह गर्दन अच्छे से धोती जैसे वो उसका लम्स मिटाना चाहती थी, मगर
ایسا ممکن نہیں تھا اب۔